हेलो एवरीवन, कैसे हो आप लोग सब। सो दिस इज प्रेरणा हियर एंड आई एम हियर टू डिस्कस द इंडियन एक्सप्रेस एडिटोरियल एंड एडिटोरियल डिस्कशंस राइट नाउ। सो लेट्स स्टार्ट एंड आई नो बहुत लोगों को नाराज़गी होगी जो भी मेरा मतलब सुनते आए हैं अभी तक। कुछ लोगों ने कमेंट में लिखा था कि मैम प्लीज़ आप कंटिन्यू करें। बस मैं सॉरी बोल सकती हूँ बट डेफिनेटली इट इज़ नॉट गोइंग टू satisfy you because obviously I need to bring it again and again. I am trying my best to bring it again and again. Hopefully this time that's it all. That this is all I can say right now. So let's start the analysis for today. Okay, and guys, आज की जो editorial discussions मैं कर रही हूँ इनफैक्ट पूरे न्यूज़पेपर में जो मुझे important लगी है न्यूज़पेपर में उसके मैंने नोट्स प्रॉपर बना के आज के टेलीग्राम चैनल पे मैंने अपलोड कर दिया है। वीडियो कंप्लीट होने के बाद या फिर जब भी आपको लगे आप एक बार टेलीग्राम चैनल पे जाके उसकी लिंक सब डिस्क्रिप्शन में प्रेजेंट होगी, वहाँ से जाकर आप नोट्स डाउनलोड कर ले। ठीक है, दैट इज़ वेरी हेल्पफुल फॉर यू ऑल क्योंकि सिर्फ ऐसे सुन के नहीं रहना है, हमें उससे पॉइंट्स निकालने हैं प्रीलिम्स और मेंस के लिए, देखना है कि क्या इंपॉर्टेंट है। एंड वन मोर थिंग गाइज, editorial discussions or the newspaper analysis videos available on YouTube, no matter which teacher is doing, it is not a substitute for you, it is just a catalyst for you। ठीक है, आप समझो, आप सुनो, अच्छे से समझ लो और फिर जाकर खुद से ज़रूर पढ़ो। ठीक है, इट इज़ nothing can substitute reading the newspaper by your own. You have to understand this particular thing, okay? And the another thing which I want to emphasize and which I have been emphasizing again and again, we read the newspaper with two particular points. The first thing, to shape our mind. Yes, for shaping our mindset, for thinking. UPSC demands a thinking personality, a thinking man. So we need to think, right? And the second thing, obviously, for examination point of view, we need to extract the pointers which we can use in our mains or some facts which we can use in the prelims. Okay, so let's just start. The first article which I'm going to discuss is this one: Stronger India is at home, more useful it is to the world. And why this article? See guys, Independence Day is coming, right? So हमें वैसे आर्टिकल से स्टार्ट करनी है जो कि इंडिया के ऊपर एक्सक्लूसिवली हो। मतलब ऐसे तो ऑब्वियसली सारे आर्टिकल, सारे पॉइंटर्स, सब कुछ इंडिया के ऊपर ही होते हैं ना, हमें तो अपने कंट्री के बारे में ही पढ़ना है। बट ये आर्टिकल कुछ अच्छी है, काफ़ी ज़्यादा अच्छी है, काफ़ी पॉजिटिव है और इसमें ये बताया गया है कि कैसे इंडिया का जो प्रोग्रेस है वो वर्ल्ड के लिए अच्छा है और हम ऐसे एक रिस्पॉन्सिबल सिटीजन की तरह कितना अच्छा कर सकते हैं। तो हमें ये समझने की ज़रूरत है कि वेयर वी शुड टेक आवर कंट्री। ओके, सो लेट्स जस्ट स्टार्ट। As the heading says, the stronger India is at home, more useful it is to the world। इसका मतलब इंडिया जितना ज़्यादा अपने घर पर मजबूत बनेगा उतना ही ज़्यादा वो वर्ल्ड के लिए यूज़फुल होगा। अगर इसे हम लोग और ब्रेक करते हैं तो इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब ये होता है कि मोर द इंडिया विल स्ट्रेंथन इट्स ऑल द इंटरनल सेक्टर्स, बी इट इकोनॉमी, बी इट पॉलिटी, बी इट एजुकेशन सेक्टर, बी इट मेडिकल सेक्टर्स, anything, all the sector. More the India will be stronger at home, ठीक है, more it will become relevant and useful to the world. And the crux of this article is this only. In this entire article, the author has emphasized upon the fact that how growth of India is relevant to the world। कैसे इंडिया की जो ग्रोथ है ना वो लोगों के लिए रेलिवेंट है, दुनिया के लिए रेलिवेंट है, दुनिया के काम आएगी। दूसरी, इसमें ये बताया गया है कि कहाँ पर इंडिया को अभी अब एम्फसाइज करने की ज़रूरत है। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। दिस वन, द वर्ल्ड इज नॉट बिकमिंग सिंपलर, दैट इज वाई इंडियाज पोजिशन मैटर्स। इट हैज़ स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप विद एडवांस्ड इकोनॉमीज बट ऑल्सो कैरीज क्रेडिबिलिटी विद द ग्लोबल साउथ। सी गाइस, इसका मतलब क्या है कि जो वर्ल्ड है ऑफ लेट वी आर सीइंग दैट द वॉर इज गोइंग ऑन, राइट? देयर इज इश्यूज इन द नेविगेशनल routes, right? Second thing is that we can see the uncertain behavior of America. India has been a strategic partner of America also, but still America has imposed so many tariffs. Also we can see that America has imposed the tariffs on its own allies also, not just India, own allies, time tested allies like Europe, South Korea, Canada। ठीक है, तो all these are uncertain thing and the uncertain world are very complex, right? We don't know what is going to happen the very next day. We can see that how the war is spiraling out. Now Saudi Arabia is also involved in this war, है ना? It is protecting itself by making we know that there is agreement between the
Right now, a few days back only, agreement has been signed between Saudi Arabia, Pakistan, and Turkey. So regional groupings are forming. Anything can happen, and there is a huge issues which is spiraling, or which is traveling around the world, that is coming out of the security issues out of AI sector. So there are many things which is right now in the world, and the best important the one single word which can describe today's world is uncertain. An uncertain world is very complex. Okay, so under this uncertain world, we can say that the world is not simpler. Now author is saying that is why India's position matter. In this complex world, India's position matters. क्यों मैटर करता है, ऐसा कॉम्प्लेक्स अनसर्टेन वर्ल्ड में क्यों मैटर करता है, इसको हम लोग छोटे से एक एग्जांपल से समझ सकते हैं गाइस। आगे तो जो लिखा है वो मैं समझाऊंगी आपको, बट जस्ट अंडरस्टैंड। अगर आपके घर में कोई ऐसे लोग हैं, जैसे फॉर एग्जांपल ज़्यादातर मम्मी होती है ना, हम अपने पापा से कुछ नहीं बोल पाते हैं, बहुत रिजिड होते हैं तो नहीं बोल पाते ठीक से, तो हम अपनी मम्मी से बोलते हैं, मम्मी पापा से बोल देती है ना। तो पापा भी अगर कुछ डांटना है, समझाना है, तो कभी कभी डायरेक्ट नहीं बोल के मम्मी से बोल देते हैं। तो क्या होता है कि मम्मी का पोजीशन कुछ इस तरह का होता है कि उनसे सब कुछ सब बात कह सकते हैं, राइट। हमारे जनरेशन के भी कह सकते हैं और दूसरे उनके जनरेशन के लोग भी कह सकते हैं। वैसे इंडिया की पोजीशन है, इंडिया खुद तो एक डेवलपिंग नेशन है, पर साथ ही साथ वो डेवलपिंग नेशन, इसलिए वो डेवलपिंग नेशन के एस्पिरेशंस को समझता है, और इसलिए इंडिया जो है, इंडिया हैज़ अ वेरी गुड रिलेशनशिप विथ डेवलपिंग नेशंस इन द ग्लोबल साउथ, एज वेल एज India has a very wonderful relation with the advanced economies as well. This is what author has said in the next line. It has strong relationship with advanced economies but also carries credibility with the global south. Why this word credibility? Because India has helped many countries, not just in the last one decade, but also in since post independence. India has been helping any country, मेनी कंट्रीज। जब हमारे पास इतनी कैपेबिलिटी नहीं थी, तब भी हम लोग आसपास के कंट्रीज की हेल्प करते थे, बीट सुनामी, बीट अर्थक्वेक। और आज भी इंडिया कहीं पे भी कुछ भी आपदा आए, इंडिया ऑलवेज stands there, stand firm there, and supports there with the help whatever India can do, right? So India has a very big credibility. Also, India has a big is a big pharmacy of the world. COVID time, we can see that during the COVID, India provided COVID vaccines free of cost, freely to many nations. Whereas we can see that advanced economies is charged for that, right? So India has a credibility in the global south, and also has a very strong relationship with advanced economies like Europe, like South Korea, like Canada, like America. Yeah, we can see that there are some issues right now going on between America, but we have a very good relationship with America. How I can tell you in this आज के न्यूज़पेपर में कुछ एक ऐसे evidences I will tell you that relationship is America is still good. Now it understand the aspirations of developing countries. Guys, एक बात आप लोग को समझनी पड़ेगी, कभी भी किसी कंट्री के साथ अगर हमारी कोई रिलेशन, अगर कुछ नोकझोंक होती है, जैसे राइट नाउ वी देयर इज अ टैरिफ इश्यूज व्हिच इज गोइंग ऑन बिटवीन इंडिया एंड अमेरिका, ओके, बट दैट डजंट मीन दैट अब हमारी रिलेशनशिप इंडिया और अमेरिका की जो है वो अब खराब हो गई, नहीं, ठीक है, ऐसा नहीं है, ठीक है। दिस इज व्हाट यू नीड टू अंडरस्टैंड। नाउ it understands the aspirations of developing nations. I have to make you understand this. Now at the same time it has ambition. So India understand the aspirations of developing countries because it is still living many of them. हम लोग अभी भी developing है, बहुत सारे sectors में अभी भी developing है, right? But उसके साथ साथ हमारी ambition भी है ना? Our Prime Minister has told that has kept a goal that India is going to be Viksit Bharat by 2047. That is a developed nation by 2047. That is our ambition. Second, we have a capability. India is the pharmacy of the world. We provide medicines, we provide vaccines. India provides is a very good educational sector. India is a very good educational hub, right? Many students from the global south, like African from students from the African countries, students from Nepal who cannot afford to go to Europe or many other countries, big countries, they come to India for studying in IIT, IIM, like this country, like these many other colleges, like that. And also India has an institutional weight to contribute meaningfully to global conversations, right? जो global conversations जो हो रहे हैं किसी भी टॉपिक पर, जो भी डिबेट राइट नाउ, we can remember that there was a AI summit held in Delhi, है ना? AI summit हुआ था इंडिया में, दिल्ली में। तो AI summit जब हुआ, वहां पर इंडिया ने
अपनी बातें रखी एआई को लेके कि हाउ टू रेगुलेट एआई, हाउ द डेवलपमेंट ऑफ एआई shall be inclusive, it shall be beneficial for every countries around the world, right? So इस तरह से इंडिया जो है अब जो ग्लोबली जो भी बातें चल रही, जो भी जिस भी टॉपिक पर डेवलपमेंट्स इवॉल्व होते हैं उस पर इंडिया अपनी बातें रखता है अच्छे से, बिकॉज इंडिया हैज अ ह्यूज वेट इन दिस कंट्री, इन दिस वर्ल्ड. Next, India is home to more than one-sixth of the world's population that accounts for much smaller share of global trade. The opportunity now is to bridge that gap. Now यहाँ पे author हमें ये बता रहे हैं कि हमें कहाँ ठीक करना चाहिए. इंडिया जो है वर्ल्ड की 1/6 पॉपुलेशन को कैरी करता है बट स्टिल अकाउंट्स फॉर स्मॉलर शेयर ऑफ ग्लोबल ट्रेड. दुनिया की जो ग्लोबल ट्रेड है उसमें बहुत ही कम शेयर है हमारी. So this is something we need to bridge, right? We need to do something in this particular sector. The coming decades will be defined by how effectively India converts demographic scale into economic influence and domestic strength into global relevance. Guys, देखिए जैसे मैंने हाइलाइटर से हाईलाइट किया है तो मैंने जब कलर चेंज कर देती हूँ मैं तो उसका मतलब यही होता है कि टॉपिक थोड़ी चेंज हो गई. इसमें यहाँ पे आपको पता चल गया, यहाँ पे मैंने बताया, फिर यहाँ पे एक डीमेरिट हम अभी जहाँ पे हमें करना चाहिए, एक अपॉर्चुनिटी जहाँ पे अभी इंडिया नीड्स टू वर्क, दैट इज वी नीड टू ब्रिज द गैप बिटवीन द ग्लोबल ट्रेड एंड व्हाट्स इंडिया इज राइट नाउ डूइंग, कंट्रीब्यूटिंग. सो सिमिलरली नाउ दिस वन, इंडिया इंडिया जो कमिंग डिकेड है, अभी जो आने वाले अगले 10 साल हैं, इसमें इंडिया कितना ज़्यादा, कितना इफेक्टिवली अपने डेमोग्राफिक स्केल को इकोनॉमिक इन्फ्लुएंस में कन्वर्ट कर सकता है, डोमेस्टिक स्ट्रेंथ को ग्लोबल रिलेवेंस में कर सकता है, ये चीज़ डिफाइन करेगा. जैसे मतलब ये हुआ कि जो इंडिया की जो पॉपुलेशन है, जो यूथ पॉपुलेशन है, उसको कितना स्किल करके कैसे इंडिया उससे इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटी निकाल सकती है, इकोनॉमिकली रेलिवेंस आउटपुट निकाल सकती है. दिस विल डिफाइन, सिर्फ यही नहीं कि इससे डोमेस्टिक स्ट्रेंथ डिफाइन होगी बट इससे ग्लोबल रेलिवेंस भी कैरी होगा, राइट? देखिए अगर जैसे वी नो दैट देयर आर मेनी सीईओज अराउंड द वर्ल्ड विच आर इंडियंस, राइट? तो यही चीज़ है, अगर इंडिया अपने यूथ को एजुकेट के साथ अच्छी स्किल, अच्छी न्यूट्रिशन, अच्छी हेल्थ प्रोवाइड करती है, देन those youths are not only going to bring domestic strength, not only going to bring the economic output to this nation, to our nation India, but also going to become globally relevant, है ना? पढ़े लिखे लोग काम करेंगे, राइट? नेक्स्ट द आइडिया, अगर वो पढ़े लिखे नहीं होते तो क्या होगा? पॉवर्टी आएगी, अनएम्प्लॉयड आएगी, सोशल इकोनॉमिक चैलेंजेस आएंगे, बहुत सारे चैलेंजेस और भी आ जाएंगे, है ना? या फिर शॉर्टकट निकाला जा सकता है, शॉर्टकट जैसे कि इंडिया से अमेरिका चले जाएं, वहाँ पे जाके इमिग्रेशन करके अलग अलग इलीगल पाथ से सिटीजनशिप एक्वायर कर, लाइक दैट, राइट? तो इसलिए अगर वो एजुकेटेड यूथ है, दे विल टेक अ प्रॉपर वीजा टू गो टू अमेरिका. तो इन दिस वे दिस पर्टिकुलर मैन विल बिकम नॉट ओनली रेलिवेंट फॉर इंडिया but relevant for America also, like for other nations. Now the idea of Viksit Bharat captures that larger aspiration. It is a, now author is saying कि जो हम लोग जो अभी ये जो डेवलप नेशन की के टारगेट रखे हैं, India is going to become a Viksit Bharat, a developed country. The intent is not only that okay, we want to become a bigger economy. That is for certain that we want to become a bigger economy by 2047. But also we want to become more capable, more confident, more inclusive and globally respected one. Capable means सारे सेक्टर्स में हमारी कैपेबिलिटी होनी चाहिए, बी इट स्पेस सेक्टर, बी इट डिफेंस सेक्टर, बी इट एजुकेशन, बी इट मेडिकल सेक्टर. ओके, इंक्लूसिव होनी चाहिए मीन्स from the lower ladder to upper ladder, every people should have that should be able to reap that benefit. ऐसा नहीं होना चाहिए कि कोई भी तबके के लोग पीछे छूट जाएं, कहीं पे पॉवर्टी है तो कहीं पे बहुत ज़्यादा रिच हो. नो, देन ग्लोबली रेस्पेक्टेड वन, एक ऐसी कंट्री जिसकी रेस्पेक्ट पूरी दुनिया करती हो. ओके, एक समय ऐसा था जहाँ पे अमेरिका पे बहुत ज़्यादा विश्वास होता था, मीन्स अमेरिका नाम सुनते ही लगता था कि ओ माय गॉड, अमेरिका अमेरिका अमेरिका, बहुत ट्रस्टेड. बट आफ्टर एंटरिंग टू यूपीएससी, studying about America, studying about the reality, we got to know that okay, this is not the true fact. So वैसे इंडिया को भी बहुत ही ग्लोबली रेस्पेक्टेड बनना है. इंडिया इज डेफिनेटली नॉट लाइक अमेरिका. वी आर मोर सर्टेन, वी आर ट्रस्ट वर्दी. सो आगे देखिए, टू अचीव दैट कैपिटल विल मैटर. ठीक है, इसमें इस पैराग्राफ में, in this paragraph the author is mainly talking about that we need money, we need capital, right? We need money to invest
this. India will need investment in infrastructure, in manufacturing, clean energy, cities, technology, and enterprise. But capital alone is never enough. It must move into the right places at the right pace with the confidence that rules are stable and opportunities are real. Means author wants to tell that okay, money is there, but that is not enough. What we need to invest it at a right place. जैसे कि अभी इस वक्त which is the most critical sector where India needs huge investment, that is R&D, research and development. India needs investment first and foremost in R&D. ओके, उसके बाद राइट पेस के साथ, मीन्स बहुत स्पीड में भी, जिस स्पीड में रिक्वायर्ड है उस स्पीड में, जैसे R&D में इंडिया नीड्स ह्यूज इन्वेस्टमेंट बिकॉज इंडिया needs to catch up the speed right now. Very important to bring the investment in R&D, particularly in AI sector, in the space sector, in every sector. R&D is very important. Okay, उसके बाद जैसे देखिए गाइस, चाइना, अमेरिका, ये सारे कंट्रीज क्यों आ गए हैं? क्योंकि ऐसा नहीं कि उनकी कैपेबिलिटी जब बनी तो वो उस कैपेबिलिटी के साथ बस रह गए, नहीं, लगातार रिसर्च एंड डेवलपमेंट करते रहे. तो द कंट्रीज विच कीप ऑन डूइंग रिसर्च एंड डेवलपमेंट, definitely they will be the first one to catch up, to bring the new things. Today America is leading in AI. Why so? Because America has invested in the research and development. We have got to know about artificial intelligence 10 years back, but still India is so behind. But America is far ahead because America has a huge capital and it invested in there, right? Then उसके बाद India's demographic dividend has long been acknowledged as its biggest strength, right? India has a huge population right now in a working age population, so this is our biggest strength. But however, India's long-term competitiveness will be determined by how effectively it converts its demographic strength into innovation, enterprise and broad-based prosperity. मतलब ये जो डेमोग्राफिक डिविडेंड है, डेमोग्राफी है, डिविडेंड नहीं, अगर डेमोग्राफी की अच्छी यूज की जाएगी तो उससे डिविडेंड आएगा. बट ये जो डेमोग्राफिक स्ट्रेंथ है, ये डिपेंड करता है कि ये डेमोग्राफी को, डेमोग्राफिक स्ट्रेंथ इंडिया कैसे बनाती है, इस पर डिपेंड करता है कि इंडिया, हाउ मच इंडिया इज गोइंग टू इन्वेस्ट इन द इनोवेशन. राइट नाउ आई हैव टोल्ड यू अबाउट द R&D, हाउ मच India is going to invest in the enterprise and the broad-based prosperity. Means India needs to work upon many sectors. Then today the gap between average incomes and the incomes of middle income households suggests that the gains from growth are not reaching all sections of society equally. मतलब inclusive growth नहीं है. We have need to work upon the inclusive growth. Next, creating productive, formal and better paying jobs must therefore remain a priority. एक प्रोडक्टिव फॉर्मल, अभी क्या है कि ज्यादातर लोग जो हैं वो इनफॉर्मल सेक्टर्स में एम्प्लॉयड है. यू विल फाइंड, अपने आसपास आप देख सकते हो फॉर श्योर, कोई ऐसा नहीं होगा कि अनएम्प्लॉयड बैठा है. ठीक है, आजकल सब एम्प्लॉयड है एक तरह से सब, बट बहुत लोग इनफॉर्मल सेक्टर में है, जैसे गिग वर्कर्स है. इनफॉर्मल सेक्टर के मतलब क्या होगी गाइस? मतलब ये हुई कि उनका एक फॉर्मल रजिस्ट्रेशन नहीं है कि वो कहाँ पर जॉब कर रहे हैं, कैसी जॉब कर रहे हैं, उनकी कोई रजिस्ट्रेशन, कोई लीगल वर्क नहीं, पेपर वर्क नहीं है. ठीक है, तो वो हो गई इनफॉर्मल. ओके, सो जैसे फॉर एग्जांपल कोई यूट्यूबर है, अब एक यूट्यूबर यूट्यूब से अर्न कर रहा है, वो इनफॉर्मल सेक्टर ये तो हो गई. सो बट इंडिया नीड्स टू ब्रिंग अ फॉर्मल सेक्टर. नाउ दिस इज अनदर थिंग दैट इन कैसे फॉर्मलाइजेशन ऑफ इकोनॉमी, मतलब फॉर्मल सेक्टर से बेनिफिट ज़्यादा है, इनफॉर्मल सेक्टर से बेनिफिट कम है. बहुत सारी चीज़ होती हैं जिसकी वजह से इनफॉर्मल सेक्टर इज नॉट प्रेफरेबल फॉर एनी गुड इकोनॉमी. ऑलवेज फॉर्मल सेक्टर इज प्रेफरेबल. बट इसके लिए इंडिया को वैसे जॉब्स भी तो क्रिएट करने पड़ेंगे ना, है ना. Now, next, better paying jobs होनी चाहिए, must therefore be the main priority alongside strengthening manufacturing, improving productivity, and building global competitive businesses. Okay. Next, as technology and AI reshape industries, success will depend not just on the size of our talent pool, but on the quality of the skills, education and healthcare that support it. मीन्स जैसे जैसे टेक्नोलॉजी और एआई जो है वो इंडस्ट्रीज को रीशेप कर रही है, राइट. एआई जो है बहुत सारे वर्ड्स को ऑटोमेट कर दे रही है, लेबर की जगह एआई खुद काम कर दे रही है. तो क्या हो रहा है, द इंडस्ट्रीज आर गेटिंग रीशेप्ड. सो नाउ आवर सक्सेस विल डिपेंड आवर टैलेंट पूल, क्वालिटी ऑफ स्किल. अब इमीडिएटली हमें दूसरे स्किल सेट पे आ जाना चाहिए. वो स्किल सेट क्या है? द पोटेंशियल इंजीनियर्स विच कैन टैकल दिस एआई. ठीक है, तो
हम कैसे आगे बढ़ सकते हैं इमीडिएटली जैसे ही हम अपनी स्किल सेल को इम्प्रूव करेंगे एजुकेशन हेल्थ केयर इन सब पे इम्प्रूव करेंगे तब इंडियाज एडवांटेज इज दैट इट्स डोमेस्टिक जर्नी एंड ग्लोबल रोल आर नॉट डीपली कनेक्टेड इंडिया की यही एडवांटेज है कि जितना इंडिया डेवलप करेगी डोमेस्टिक जर्नी और ग्लोबल रोल इज नॉट डीपली कनेक्टेड मीन्स व्हाट मीन्स सी गाइस देखिए जैसे world is right now very complex world is moving in a very uncertain manner and the very important factor which is missing in this world right now is credibility trust no country can trust any other country but india has a credibility seeing its history इंडिया की हिस्ट्री देख के इंडिया की क्रेडिबिलिटी ज़्यादा है प्लस इंडिया जैसे अभी रिसेंटली जितनी डीपीआई डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर इट इज़ as the words is a public infrastructure mean it's free of cost available to the public in fact india जितनी भी innovation करती है सारे इनोवेशंस में ग्लोबल साउथ के कंट्रीज की काफ़ी फायदे होते हैं जैसे फॉर एग्जांपल इन द कोविड सेक्टर जैसे ही कोविड आया कोरोना आया इंडिया डिड दिस पर्टिकुलर थिंग went on for innovation went on for research and developed the vaccine and gave it to the countries which cannot afford by paying high money to the other countries big countries so इंडिया जितना जैसे इंडिया ने कोरोना के टाइम पे कोविड वैक्सीन डेवलप की तो उससे दूसरे कंट्रीज की हेल्प हुई लाइक दैट जितना इंडिया डेवलप करेगी उतना दूसरे कंट्रीज को ग्लोबल वर्ल्ड को हेल्प मिलेगा राइट द स्ट्रॉन्गर इंडिया बिकम्स एट होम द मोर यूजफुल इट बिकम्स टू द वर्ल्ड एंड नेक्स्ट the last thing the years ahead the first 80 years were about securing india's place in the world ठीक है हमने अपने 80 years में इंडिया ने अपनी प्लेस बना ली एक वर्ल्ड में कि हाँ इंडिया इज अ बिग कंट्री नाउ व्हाट नाउ द इयर्स अहेड आर अबाउट डिफाइनिंग व्हाट इंडिया डज विद दैट प्लेस अब इंडिया उस प्लेस के साथ क्या कर सकती है और कितना अच्छा कर सकती है इसके ऊपर होगा दैट मे अल्टीमेटली बी इंडियाज मोस्ट इंपॉर्टेंट कंट्रीब्यूशन नॉट जस्ट बिकमिंग वन ऑफ द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट इकोनॉमीज बट बिकमिंग वन ऑफ इट्स मोस्ट रेलिवेंट राइट दिस वाज वेरी ब्यूटीफुल आर्टिकल गाइज वी नीड टू अंडरस्टैंड कि इंडिया कौन से पेज से जान डेवलप करनी चाहिए ताकि इंडिया सिर्फ अपने लिए नहीं ग्लोबली भी रेलिवेंट रह सके नेक्स्ट आर्टिकल कमिंग टू दिस वन मानसून रिवाइव बट वाई देयर्स क्लाउड ओवर द फार्म मैं आपको इसका पूरा क्रक्स बता देती हूँ आप ये आर्टिकल रीड करना पूरे आर्टिकल में सिंपली मानसून के ऊपर है द आर्टिकल इज अबाउट ऑन द मानसून emphasizing upon the El Nino impact okay so we faced the monsoon deficit was there rainfall deficit was there in the month of June but in July there was some relief and we have witnessed that the kharif crops which we are witnessing water stress was now got relieved but still our imports are high like that see now the data the agriculture minister's data shows that the indian farmers had planted only this much lakh hectares area in the current kharif monsoon season till july 6 which is 20.8% below मतलब july 6 तक in the 2025 442.80 lakh hectares area kharif season में sown हुई थी but in this 2026 it is 350.85 lakh hectares so there is a drop of 20.8% and this is basically because of the deficit in the rainfall in the month of June okay and the very important thing the acreage gaps were even higher for oil seeds pulses and cotton ये बहुत इंपॉर्टेंट है अभी क्यों इंपॉर्टेंट है इसके बारे में भी हम लोग लास्ट पैराग्राफ तक पहुंच कर समझेंगे कि ऑयल सीड्स का भी हमने काफ़ी हमें गैप मिला है कि पहले प्रोडक्शन थी उससे कम हुई है और इससे क्या है कि हमारे इंपोर्ट्स बढ़ गए हैं है ना उसके बाद सेम उसके बाद एक्सप्लेन किया हुआ है कि जून अब तक का ये 6th ड्राइस्ट जून रहा है इंडिया का आफ्टर 1901 जून में काफ़ी कम बारिश हुई थी नेक्स्ट the kharif crops need rain during acha next the article is talking about ki fine okay kharif crop has received some amount of rainfall in the month of july but the main test is about the month of august and the early september because kharif crops need rainfall in these 2 months also okay but we can see that el nino is intensifying and what are the threats which are coming up with the intensifying El Nino, the first thing we know that we need rainfall for the Kharif crops for the month of August and September also. Also, if the El Nino keep on intensifying, then we will face rainfall deficit
for the rabi crops also, means our winter crops are also going to be affected. Next, here the article has talked about one more thing, that is the global price hardening. In the global price hardening, one factor which is contributing in the global price hardening is the El Nino. Means the food prices are increasing. There is inflation in the food inflation across the world, which has been captured by an index of the United Nations Food and Agriculture Organization's Food Price Index. Okay, now this index has witnessed that there is a food inflation, and in many factors which has contributed in this food inflation, one of the factors is El Nino. The other factors are the heat waves on the crop yields in the Europe. We have seen in the recent news in the Spain, in the France, the heat waves were there, right? And the second, in the supply disruption that has been caused by the West Asia and the Ukraine conflicts, which are going in the West Asia and the Ukraine. And the last point here in these two paragraphs, this is what I was telling, that oil seeds. See, अभी क्या है कि अब oil seeds already we are producing less our oil seeds, but simultaneously what is happening, that there is a concern for India that our vegetable oil prices are going on, are rising. Why? The concern is, first, हमारी production कम है. Second, as we can see that there is a the petroleum price is hardening, there is a supply disruption in the crude oil also. So what is happening, that this particular oil seeds are becoming mainly highly impactful in creating the biofuels, in the biofuel production. So these oil seeds are being diverted from food towards the biofuel production. Okay, you can see over here that these particular oil seeds, these are diverted from food towards the biofuel production. अच्छा, क्यों? क्योंकि देखिए, palm, rapeseed, soybean oil, these are being used to produce fatty acid methyl esters. ठीक है, fatty acid methyl esters. ये जो है, this is a particular substitute for the regular petroleum diesel. Means understand, so important thing, कि जो regular petroleum diesel हम लोग use कर रहे हैं ना, उसके जगह पर we can use this fatty acid methyl ester which are being produced from palm, rapeseed and soybean oil. Okay, now since these seeds are being diverted towards producing this fatty acid methyl ester, these oil seeds are less available in the market as a food, so definitely the prices of this thing will be higher. Okay, and the other thing, the last paragraph is talking about that India has enough stock of rice and wheat right now. So this is a positive side. These stocks in public godowns can be offloaded in the open market to contain the food inflation. Okay, so इस आर्टिकल के जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे वो मैंने नोट्स में प्रोवाइड कर दिए हैं आपको. ओके, उसके बाद गाइज इसमें मैंने कुछ मार्क नहीं किया, ऐसा कुछ खास नहीं था इसमें, बट मैं आपको एक क्रक्स बता देती हूँ कि बहुत ही एक अच्छी न्यूज़ ये है कि जो मिल्क पाउचेस हैं, जो कि दूध हम लोग खरीदते हैं, तो उसके जो प्लास्टिक होते हैं, तो उसकी रिसाइकलिंग के लिए भी एक टेक्निक निकाल ली गई है. और होता ये था कि ये प्लास्टिक का ज़्यादातर रिसाइकलिंग में यूज़ नहीं हो पाता था, क्योंकि वो बहुत हार्ड होती हैं, तो उसकी रिसाइकलिंग हो नहीं पाती थी. बट अब उसके लिए भी एक टेक्निक निकाल ली गई है. उसके बाद now this is very important article and very relevant for our self also, हम सबके लिए बहुत relevant है कि यूपीआई जो पेमेंट नेटवर्क है वो उसे it is getting security threats from the AI system which is developing around the world right now, specifically from the Mythos. Mythos, that is AI systems like Mythos, is imposing a huge security threats over our payment systems like UPI. So what we need money. We need more money to we need more money to deploy state of the art technology. Like over here it is written, deploy state of art technology to deter them and in hiring talented engineers. Means क्या है? देखिए, यूपीआई को जो बहुत सारी कंपनी जो यूपीआई चला रही है, पेमेंट नेटवर्क चला रही है, ठीक है, नाउ दे हैव कंप्लेन्ड दैट we are facing security threats because of the AI systems. Now we need money. We need money. Why? We need money
to employ state of the art technology to bring the technology which can deter these threats which are generating out of AI systems. Second, we need to money to hire talented engineers. Now we know that UPI is a digital public infrastructure, है ना. डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर मतलब प्राइवेट कंपनीज इसको रन नहीं करती है, पब्लिक कंपनीज रन करती हैं. तो द मनी विल गो फ्रॉम गवर्नमेंट. बट हुआ ये था कि गवर्नमेंट हैज abolished द मर्चेंट डिस्काउंट रेट. देयर वाज सम फीस विच वाज लेविड, ठीक है, एमडीआर बोलकर एक फीस लेवी की जाती थी ताकि इससे यूपीआई पेमेंट नेटवर्क पे काम किया जाए. बट government has abolished this. Why? Just to promote the digital transaction, government has abolished this MDR. अब वापस से इस बारे में बात हो रही है कि now there is a strong pitch about this, bringing back this MDR so that using this money the state of art technologies can be made so that we can deter the threats which are generated out of these AI systems. Okay. अच्छा, इसमें भी गाइस कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंटर्स थे, प्रीलिम्स के पॉइंट से भी और मेंस के पॉइंट से मैंने नोट्स में प्रोवाइड कर दिए हैं डिटेल में अच्छे से. ठीक है, डिटेल में मीन्स मतलब पॉइंट वाइज अच्छे से. बस 2 पेज के नोट्स हैं, सिर्फ और सिर्फ इंडियन एक्सप्रेस से निकाले हुए नोट्स हैं. अगर आप आर्टिकल अभी तक यहाँ तक सुन पा रहे हैं तो आप प्लीज़ नोट्स को ज़रूर डाउनलोड कर लें और वहाँ पर उसे अपने रिवाइज करें. ठीक है, बहुत बस सिंपल 2 पेज के नोट्स हैं. 2 पेज की क्या, अगर आप बोथ साइड कर लो तो 1 सिंगल पेज के नोट्स हैं. ठीक है. उसके बाद ये आरबीआई ब्रिक्स का ये एक सिंपल सा था कि आरबीआई जो है वो बाकी सारे कंट्रीज ब्रिक्स कंट्रीज के संग इट इज़ इन टॉक्स. वाई? जस्ट टू फैसिलिटेट ट्रांजैक्शंस इन रुपीज इन डोमेस्टिक करेंसी. ठीक है, ताकि रुपीज की इंटरनेशनलाइजेशन हो सके. बट वी नीड टू अंडरस्टैंड कि सिर्फ आरबीआई के, दिस इज व्हाट आई एम गोइंग टू टेल यू, दिस इज नॉट रिटन ओवर हियर, बट यू नीड टू अंडरस्टैंड कि इंटरनेशनलाइजेशन ऑफ रुपी जो है उस पर आरबीआई काफी काम कर रही है. ठीक, आरबीआई इज टॉकिंग विद द partner countries. RBI has signed memorandum of understanding with the partner countries, like over here it is written the countries are UAE, Mauritius, Maldives, Indonesia. But the thing is कि only if the RBI works upon this thing, it is not going to benefit, it is not going to increase the internationalization of, it is not going to promote internationalization of rupee. What we need more, we need the value creation. Means जितना ज़्यादा goods and services इंडिया में प्रोड्यूस होंगी उतना more the rupee will become capable, and more the goods and services India will be able to export to the world, the value of rupee will be promoted. And for this, people of this country, government of this country have to work upon. ठीक है, इस पे और भी एक्सप्लेन किया जा सकता है, बट लेट इट बी. लेट्स गो टू द अदर आर्टिकल. ओके, सो ऐसा मुझे अच्छा, ये एक मिक्का की स्टोरी है अरब बिकनेस के ऊपर. मैंने इसे इसलिए नहीं एक्सप्लेन किया है बिकॉज ये अभी तक काफ़ी ज़्यादा आ चुकी होगी, तो दो तीन बार में अगर आपको समझना, आप कमेंट सेक्शन में टाइप कर देना गाइस, मैं आपको समझा दूंगी. बट लगातार अभी काफ़ी सारे लास्ट के कुछ फ्यू न्यूज़पेपर में ये आर्टिकल प्रेजेंट है. मीन्स अ पर्टिकुलर कंटेंट अपॉन दिस मिक्का, ऑन दिस पर्टिकुलर मिक्का पैक्ट वाज देयर. So I think you must have read about this. So coming to the first page में मुझे बस थोड़ा ये बतानी थी आपको. So guys, this is the last article of today. As I have told you in the starting of the video only that just because there are some tariff issues, trade relationship which is not going good between India and America, that doesn't mean that there is the relationship between India and America has got strained. No, it's not that. Okay, India and America is doing well on the space sector, doing well on the defense side. So we have a deepening ties with NASA. NASA has given again invitation to ISRO, as we have seen that ISRO has got invitation in many other projects of NASA, and one more is there, and that is the moon based program. Okay, moon based program, that is recently launched effort to get humans back to the moon with the larger objective of setting up a permanent settlement there. Okay, बस एक ये अभी इसमें आप प्रीलिम्स की तरह इसको याद रखें. बाकी
पर अभी आर्टिकल्स ज़रूर आएंगे, मैं आपको डिटेल में उस पर और एक्सप्लेन कर दूँगी, ठीक है। दिस इज़ इट फॉर टुडे गाइस। अच्छे से पढ़िए एंड रीड द न्यूज़पेपर, बी हैप्पी एंड वंस अगेन सॉरी फॉर स्टेइंग इनकंसिस्टेंट। और आपको समझ में आ रही है कि नहीं आ रही, अगर आप पहली बार सुन रहे हो मेरा आर्टिकल तो आप एक्सप्लेनेशन तो आप ज़रूर से मुझे बताएं। मुझे अच्छा लगता है समझाना, इसलिए मैंने ये इनिशिएटिव स्टार्ट किया है। तो ज़रूर से मुझे बताएं कि अगर